नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हम लोग फार्माकोलॉजी का एक नया टॉपिक के साथ आप लोग के सामने आए हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है। आप लोग को पता चलना चाहिए पता चलेगा कि ये इतना आप लोग को सिखा के जाएंगे इस टॉपिक में। आप लोग को इस टॉपिक के बारे में और भी और भी कहीं कहीं भी ढूंढेंगे तो इतना भी नहीं मिलेगा। तो आप लोग को हम लोग पहले नॉर्मल चीज़ पढ़ा देंगे क्या है, फिर आप अबनॉर्मल खुद पढ़ पाएंगे। जिससे कि आप एक एग्जाम्पल के साथ आपको बोलूँगा कि एक आदमी का हाथ टूटा हुआ है, वो ऐसे ड्रेसिंग करके स्लाब लगा के आया है। तो आप लोग को उसको देख के क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, एक abnormal है। पता चल रहा है थोड़ा अलग है। आपको कैसा पता चलेगा कि ये अलग है? कैसे पता चला? आपको एक नॉर्मल आदमी कैसे दिखता है वो पता चला, वो पता है, इसलिए आपको क्या पता है, थोड़ा अलग होने से आपको पता चल रहा है कि आप नॉर्मल है। तो ये चीज आप लोग को हम लोग हर टाइम कुछ नया सिखाने की कोशिश करेंगे। आप लोग नहीं सोचिए कि हम लोग कुछ पढ़ाने आए हैं, कुछ आधा घंटा कुछ पढ़ा के जाएंगे, कुछ नहीं पढ़ाएंगे। आप लोग को हम लोग सिखाना है। लाइफ में कुछ सीखना बहुत जरूरी होता है। आप लोग को बहुत छोटे छोटे बच्चे हो, आप लोग को सीखना है, मैच्योर हो जाओगे, फिर ऑटोमेटिक सबका सब हो जाएगा। तो हम लोग को आज टॉपिक एक रिनल ड्रग्स के बारे में पढ़ाएंगे, वो है डायरेटिक्स। जो रिनल ड्रग्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेटिक्स जो डायरेटिक एंटी हाइपरटेंसिव जैसे भी काम करता है। तो हम लोग का टॉपिक का नाम क्या है? डायरेटिक्स। आप हर टाइम में बोला है, जितना बार मैं जितना भी वीडियो किया हूँ, जितना भी आप लोग के साथ इंटरेक्शन है, मेरा एवी नर्सिंग एजुकेशन के साथ भी जितना आप लोग का इंटरेक्शन है, मैंने भी जितना वीडियो किया है, आप लोग को हर टाइम मैं फोकस करता हूँ कौन सी चीज में? टर्मिनोलॉजी। आप लोग को टर्मिनोलॉजी अच्छे से पता होना चाहिए। मैं रिनल ड्रग्स पढ़ा रहा हूँ, मतलब आपको टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। नेफ्रॉन क्या है, कलेक्टिंग डक्ट क्या है, लूप ऑफ हेनले क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या है, आपको ये चीज पता होना चाहिए। मैं लेकिन जब पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को, अभी उसके बारे में भी बोल के पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली आऊंगा और डायरेक्ट पढ़ा के खत्म करके चला जाऊंगा, ऐसा नहीं। तो आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा वो चीज थोड़ा ध्यान देना। वो नॉर्मल है, आप लोग नॉर्मल पढ़ लेना, फिर मैं अबनॉर्मल बताऊंगा। फिर अबनॉर्मल को ठीक करने के लिए हम लोग क्या देते हैं? मेडिसिन देते हैं, ड्रग्स देते हैं। तो ये चीज आप लोग को समझना चाहिए। नॉर्मल, अबनॉर्मल और अबनॉर्मल को ठीक करने के लिए मेडिसिन। क्लियर? तो हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे? डायरेटिक्स। तो डायरेटिक्स क्या है? नाम ही बता रहा है। सो देखो, आपका नाम ही आपको फेमस करता है। जैसे ही डायरेटिक्स, डायरेटिक्स समझो, डाई और यूरेटिक्स। डाई क्या है और यूरेटिक्स क्या है? ये खुद ही बोल रहा है। डाई मतलब दो, यूरेटिक्स मतलब यूरिन। जो यूरिन को डबल करते हैं वो क्या है? डायरेटिक्स। मतलब जब डायरेटिक्स हम लोग देंगे तो पेशेंट क्या होगा? यूरिन ज्यादा होगा। इतना क्लियर हुआ डायरेटिक्स क्या है? उसको पहले समझ लो, फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इंडिकेशन क्या है, कंट्रा इंडिकेशन क्या है, मैकेनिज्म एक्शन क्या है, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो डायरेटिक्स समझ में आ गया। तो डायरेटिक्स कहाँ देते हैं और क्यों देते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसमें हम इंडिकेशन में पढ़ लेंगे। उससे पहले आप थोड़ा नेफ्रॉन के बारे में पढ़ लीजिए और उसका डायरेटिक्स का क्लासिफिकेशन। हम लोग आज आपके सामने एक ही क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे, वो है लूप डायरेटिक, जो है फ्लोरेसेमाइड और ब्रांड नेम में आता है लासिक्स, उसको ही पढ़ाएंगे। एक डायरेटिक्स 5-6 घंटे की टॉपिक है। हम लोग आधा घंटे 45 मिनट में ट्राई करेंगे, जितना हो सके आपके साथ एक स्मार्ट स्टडी के हिसाब से आप लोग के पास ये चीज पहुंचना चाहिए। तो हम लोग क्लासिफिकेशन बता दूंगा, हर क्लासिफिकेशन का मैकेनिज्म एक्शन में इधर बता के जाऊंगा शॉर्टली। सिर्फ जो लूप डायरेटिक्स है उसको हम लोग ठीक से पढ़ लेंगे। आप लोग में पढ़ाने के बाद सब मैकेनिज्म एक्शन, आप कोई भी बुक पढ़ लेना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं पर्टिकुलर बुक, कोई भी बुक पढ़ लो, गारंटेड है, मेरी तरफ से गारंटेड है, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं है तो मैसेज करना, कमेंट करना। आप लोग का हम लोग का टेक्निकल टीम एनी टाइम 24/7 अवेलेबल है वो कमेंट को आंसर देने के लिए, ठीक है? तो डायरेटिक्स आपको समझ में आया। अभी हम लोग देखेंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर। डायरेटिक्स को पढ़ने से पहले आप लोग को नेफ्रॉन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कहाँ पे कौन सी ड्रग जाके ब्लॉक कर रहा है, कैसे ब्लॉक कर रहा है और यूरिन को डबल कर दे रहा है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। पहले आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। थोड़ा डायग्राम मेरा थोड़ा वीक है, फिर भी आप लोग थोड़ा क्या करना है, उसका फील थोड़ा देना कि ये नेफ्रॉन है बोल के, नहीं तो मजा नहीं आएगा, ठीक है? रफली ऐसा डायग्राम बनाऊंगा सिर्फ समझने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि ये डायग्राम होना चाहिए पूरा आपको एक्यूरेटली। जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना कर रहा हूं। ये क्या है आपको सबको पता है, ये है अफरेंट एट्रियोल, ये है इफरेंट।
ये क्या है, ये है बाउमन्स कैप्सूल्स, ये वाला। ये है टोटल पार्ट का ग्लोमेरुलस। इतना नहीं, इधर बहुत सारे से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज भी होता है। ऐसे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, कैपिलरीज मतलब जो नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करता है, इसे क्या बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी को है, मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि जो कैपिलरी है उसका सराउंडिंग में से होता है। आप लोग को समझाने के लिए मैं ये बनाया था। अभी मैकेनिज्म एक्शन पढ़ेंगे तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी को थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ, क्योंकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इजी होगा। ठीक है, फिर एक दिन कभी उसका नेफ्रॉन का जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी सर जो है एक अलग टीचर है, वो पढ़ाएंगे आप लोग को एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो आपको उसके ऊपर जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, कैसे कहाँ पे पोडोसाइट्स है, इधर पोडोसाइट्स होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, हर ये चीज मतलब पूछ रहा हूँ। एक चीज मतलब हर चीज, यूरिन ही क्यों आता है बॉडी में, ब्लड क्यों नहीं आता है यूरिन में, मतलब प्रोटीन्स क्यों नहीं आते हैं, फैट क्यों नहीं आते हैं, मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं आते हैं, बहुत चीज है। आपको पोडोसाइट से छोटा छोटा पोर होता है, मेम्ब्रेन्स होता है, ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी का टॉपिक है, डिटेल्स में कब पढ़ेंगे। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये क्या है, अफरेंट एट्रियोल, ये ग्लोमेरुलस, ये बाउमन्स कैप्सूल। ये फोर पार्ट को क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल। ठीक है, ये है प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल। ये क्या है, लूपोफेल्ले। ये क्या है, डीसीटी। ये क्या है, कनेक्टिंग नर्व। इतना समझ में आया, पीसीटी, लूपोफेल्ले, डीसीटी और कलेक्टिंग नर्व। तो लूपोफेल्ले का दो पार्ट है, एक असेंडिंग लूपोफेल्ले और एक क्या, डिसेंडिंग लूपोफेल्ले। ठीक है, ये असेंडिंग और ये डिसेंडिंग, जो ऊपर जा रहा है असेंडिंग लूपोफेल्ले, नीचे जो आ रहा है डिसेंडिंग लूपोफेल्ले। समझ में आ रहा है? अभी क्या है, आपको याद रखना है, अफरेंट मतलब जो लेके आती है, हिंदी में आती है मतलब ये जो ब्लड सप्लाई को लेके आता है वो है अफरेंट एट्रियोल, जो लेके जाता है वो होता है इफरेंट एट्रियोल। और ग्लोमेरुलस में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। तीन चीज होता है, आप लोग को मैकेनिज्म ऑफ यूरिनेशन पता है, फिल्ट्रेशन, सिक्रेशन और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ये तीन चीज होता है मैकेनिज्म ऑफ यूरिनेशन। ये क्या है, ये जितना भी यूरिन होता है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जीएफआर कितना होता है 120 टू 125, उसका होता है 120 130 125, किंतु लेकिन जो यूरिन आता है कितना आता है 1 ml आता है, हाँ कि नहीं, वो है कितना, जीएफआर। जीएफआर कितना 120। और इसमें क्या है, जीएफआर होने के बाद में उसके बाद क्या होगा, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स रीअब्जॉर्प्शन हो जाते हैं। और यूरिन कितना आता है, सिर्फ 1 ml। इसका मैकेनिज्म है, कैसे आपको पता होगा कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है, अलग मैकेनिज्म है, आप लोग को इतना पता चला। तो जब जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर और सोडियम मॉलिक्यूल्स क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो बॉडी में रीअब्जॉर्ब होता है, यूरिन नॉर्मल आता है, नॉर्मल 30 ml पर आवर पर डे में कितना आता है 1.5 टू 2 लीटर तक आता है। ये क्या नॉर्मली चलता रहता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, फिर एक्सक्रीशन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, बॉडी में जब कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि हार्ट फेल्योर हो गया, किडनी फेल्योर हो गया, तब क्या चीज होता है ना, बॉडी में यूरिन एडिमा हो जाता है, पुल्मोनरी एडिमा हो गया। ये पूरा 2 घंटा का टॉपिक है। ये सब जब हो जाता है तब क्या होता है ना, बॉडी में पूरा एडिमा होकर फूल जाता है। किसकी वजह से हो रहा है, ज्यादा फ्लूइड रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। कहां पे रीअब्जॉर्प्शन होता है फ्लूइड, पीसीटी हो गया, लूपोफेल्ले हो गया, डीसीटी हो गया, कलेक्टिंग नर्व हो गया। ये 4 चीजों में क्या है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाते हैं। ये है क्या, नॉर्मल। अब क्या है ना, किडनी डैमेज है, एक्यूट किडनी इंजरी हुआ है, हार्ट फेल्योर हुआ है, हाइपरटेंशन है, हाइपरवोलेमिया है, बॉडी में फ्लूइड ज्यादा है, एडिमा है, तब क्या हो रहा है, पेशेंट का बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेटेड है। ये हो गया क्या, अबनॉर्मल। नॉर्मल बता दिया ये चीज। उसके बाद बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेटेड होना, अबनॉर्मल। एक्यूमुलेटेड नहीं होने देना किसका काम है, डायबिटिक्स का। यूरिन को निकाल देने से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होने से हाइपरवोलेमिया नहीं होगा, हाइपरवोलेमिया नहीं होने से हाइपरटेंशन नहीं होगा। हाइपरवोलेमिया होने से हाइपरटेंशन कैसे होता है, एक
पाइप का जो वॉल्यूम कम होगा, आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ये चीज आपको पता है। तो हाइपरटेंशन में, तो हाइपरटेंसिव केस में भी डायरेक्टिक्स हम लोग यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, तो ये आप लोग का दिमाग में है। एक क्लासिफिकेशन में थोड़ा इसको इरेज करके क्लासिफिकेशन लिख देता हूं, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन सा जो डायरेक्टिक्स का क्लासिफिकेशन है कौन सा पार्ट में जाके बंद कर रहा है। ठीक, आपको ये सब याद रखना है। इधर मैं साइड में लिख रहा हूं, ठीक है। ये डीसीटी क्लासिफिकेशन जो है, पहला क्लासिफिकेशन है लूप डायरेक्टिक्स। लूप डायरेक्टिक्स मतलब जो रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेलने में होता है उसको डायरेक्टिक्स रोक देता है। तो जो बॉडी में सोडियम, पोटेशियम, वाटर रिटेंशन हो रहे थे, रिटेंशन होकर बॉडी में फ्लूइड बना रहे थे, हाइपरटेंशन कर रहे थे, हाइपरवॉल्यूमिया कर रहे थे, जिसका वजह से हार्ट फेलियर हो रहा था, वो कहां, वो जो लासिक्स थे, एग्जांपल क्या है, लासिक्स। लासिक्स ब्रांड नेम है, ट्रेड नेम क्या है, फ्लोरेसेमाइड। फ्लोरेसेमाइड जब क्या होता है बॉडी में क्या करता है ना, लूप ऑफ हेलने, सिर्फ लूप ऑफ हेलने में नहीं, असेंडिंग लूप ऑफ हेलने में, असेंडिंग लूप ऑफ हेलने में क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन को रोक देता है। नॉर्मली क्या होता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यूरिन फॉर्मेशन मैकेनिज्म में, लेकिन इधर क्या होगा, नहीं होगा रीअब्जॉर्प्शन। तो बॉडी में जब फ्लूइड रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो यूरिन इधर से आके कलेक्टिंग डक्ट्स होके यूरिन ज्यादा हो जाएगा, यूरिन डबल हो जाएगा। बॉडी में फ्लूइड ज्यादा है, डायरेक्टली सामने दिया, लूप ऑफ हेलने में क्या किया, रीअब्जॉर्प्शन को रोक दिया। कैसे रोका, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड जो चैनल है उसको क्या किया ना, बंद करके रीअब्जॉर्प्शन को बंद किया। रीअब्जॉर्प्शन बंद होने से यूरिन निकल गया, कहां से, कलेक्टिंग डक्ट होके यूरिनरी होके निकल गया। समझ में आ गया। लूप डायरेक्टिक्स का मैकेनिज्म क्या है, लूप डायरेक्टिक्स काम करता है लूप ऑफ हेलने। स्पेशली कुछ क्वेश्चन पूछे तो असेंडिंग लूप ऑफ हेलने में, समझ में आ गया। नेक्स्ट थायजाइड डायरेक्टिक्स, इसे रफली बता रहा हूं फिर लिख दूंगा। लूप डायरेक्टिक्स एग्जांपल, थायराइड का एग्जांपल, पोटेशियम स्पेरिंग जो डायरेक्टिक्स है उसका एग्जांपल, कार्बोनिक एसिड एनहाइड्रेट उसका एग्जांपल, ऑस्मोटिक डायरेक्टिक्स उसका एग्जांपल लिख दूंगा। थायजाइड डायरेक्टिक्स कहां पे काम करता है, डीसीटी पे काम करता है। जो डिजिटल कॉन्वर्टर ट्यूबल, हर टाइम याद रखना, पी से जो बाउमन्स कैप्सूल के पास होगा, आप जिससे प्यार करते हैं, पी से प्यार, पी से पास, जो प्यार करते हैं वो पास में होता है। तो बाउमन्स कैप्सूल में जो पास में होता है वो पीसीटी। जो जिसको आप प्यार नहीं करते, जिसको आप दुश्मन समझते हैं, वो कहां होता है, दूर रहता है। तो डीसीटी हमेशा दूर में होगा। ये मतलब मैं याद रखा था, मैं हर टाइम कंफ्यूज होता था कि पीसीटी क्या है, डीसीटी क्या है। तो याद रखने के लिए मुझे ये तरीका मैं बनाया था, जिससे प्यार करता हूँ, जिससे पास बैठाता हूँ, जिससे मैं चाहता हूँ उसे कहां रखता हूँ, पास में रखता हूँ। तो पीसीटी हमेशा क्या होगा, बाउमन्स कैप्सूल के पास होगा। मैं जिससे दुश्मन समझता हूँ, मैं जिससे प्यार नहीं करता हूँ, मैं जिससे हेड करता हूँ, उसे कहां पर रखूंगा, दूर में रखूंगा। तो डी फॉर दूर, डी फॉर डीसीटी, डी फॉर दुश्मन, खत्म। नेक्स्ट है थायजाइड डायरेक्टिक्स कहां पे काम करता है, डीसीटी। डीसीटी में क्या करता है ना, रीअब्जॉर्प्शन को रोक लेता है, हो गया। थर्ड क्या है, ऑस्मोटिक डायरेक्टिक्स। ऑस्मोटिक डायरेक्टिक्स क्या करता है ना, पूरा नेफ्रॉन में ही ऑस्मोसिस करता है, ठीक है। और एक पोटेशियम स्पेरिंग डायरेक्टिक्स। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेक्टिक्स कहां पे काम करता है, कलेक्टिंग डक्ट में काम करता है। और एक क्या है, कार्बोनिक एसिड एनहाइड्रेट। मैं अभी क्या करूंगा ना, आपको मैकेनिज्म थोड़ा बहुत मैंने बताया कि ट्राई किया, थोड़ा टेक्निकल सिस्टम ठीक नहीं होने के कारण आप लोग को बोर्ड में दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा प्रॉब्लम है। फिर मैं ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम ठीक करने के लिए। मैं अभी उसको, आप सिर्फ नेफ्रॉन को याद रखिए, जीएफआर कैसे काम कर रहा है, लूप ऑफ हेलने डायरेक्टिक्स का काम है, कैसे काम करता है और कहां पे काम करता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, क्लासिफिकेशन को मैं लिख दूंगा, क्लासिफिकेशन को लिखने के बाद अच्छे से उसका एग्जांपल लिख दूंगा, एग्जांपल लिखने के बाद कैसे काम करे और एक बार मैं वर्बली आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए हम लोग अभी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग की क्लासिफिकेशन अच्छे से लिखवा देता हूँ, उसका एग्जांपल लिख लेता हूँ, नोट कर लीजिएगा, और एग्जांपल के साथ कैसे होता है आप लोगों को बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन में बता रहा हूँ, जो क्लासिफिकेशन है उसका फाइव क्लासिफिकेशन होता है। आप लोग हर क्लासिफिकेशन को याद रखना और क्लासिफिकेशन को दो एग्जांपल याद रखना। पहला क्या मैं बोला था, लूप डायरेक्टिक्स। लूप डायरेक्टिक्स का क्या मैं एग्जांपल दिया था, लासिक्स। लासिक्स क्या है, ब्रांड नेम है। लासिक्स से लासिक्स, उससे क्या बोलते हैं ट्रेड नेम, फुरेसामाइड। फुरेसामाइड और एग्जांपल टोरेसामाइड,
रूमेटामाइड, बहुत सारे, इथाक्रेनिक एसिड, तो बोलूंगा तो खत्म भी नहीं होगा। ठीक है, अब अगले देखते हैं नेक्स्ट क्या है। लूप डायरेटिक्स के बाद मैं बोला था थायजाइड डायरेटिक्स, कहाँ पे काम करता है, डीसीटी पे काम करता है। डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन को रोक लेता है। थायजाइड डायरेटिक्स का क्या नाम है, एग्जांपल आप याद रखिएगा, क्लोरोथायाजाइड, क्लोरोथायाजाइड, और भी ऐसे बहुत सारे। तीन और में क्या बोला था, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स जो है ऑस्मोसिस के हिसाब से पूरा जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में जो पूरा स्ट्रक्चर में ऑस्मोसिस करके क्या करता है, डायलिसिस करवाता है। एग्जांपल क्या है, मैनिटोल। मैनिटोल कहाँ पे यूज होता है, मोस्टली आप लोगों ने सीबीए पढ़ा होगा तो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट आप लोग को पता होगा। मैनिटोल, ग्लिसरॉल, ये सब क्या है, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स का एग्जांपल है। आप लोगों को मैं तीन क्लासिफिकेशन बता दिया और एक क्लासिफिकेशन इधर लिख लेता हूं, जो है पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स। ये एक ही डायरेटिक्स है, हर डायरेटिक्स में क्या होता है, हाइपोकैलेमिया होता है। ये एक ही जो डायरेटिक्स के उसका एग्जांपल है स्पाइरोनोलैक्टोन। ये कैसे काम करता है, अल्डोस्टेरोन के जैसा काम करता है। आप लोगों ने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ा होगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में नहीं पढ़े हो तो हम लोग पढ़ा देंगे, इसको भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो स्पाइरोनोलैक्टोन है वो क्या है, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक, एक ऐसा डायरेटिक्स है हर टाइम नॉर्सेट में पूछता है, उसी को लेके पूछता है, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, जैसे भी क्वेश्चन पाएगा कि कौन सी डायरेटिक्स देने से पेशेंट का, एक ही डायरेटिक्स है जिसमें पेशेंट का हाइपरकैलेमिया होता है, वो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, ये याद रखना। और क्या है, लास्ट नंबर पे 5 नंबर पे एक डायरेटिक्स आता है, उसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड एनहाइड्रेस। मैं लिख लेता हूँ, कोई पहला वाला ये ओमिट करके लिख लेता हूँ, लिख लिया होगा आप लोगों ने। उसका क्या है 5 नंबर का, कार्बोनिक एसिड एनहाइड्रेस। ये मैंने नहीं बोला था, ये कहाँ पे काम करता है, जो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स से कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है। ये कहाँ पे काम करता है, पीसीटी पे काम करता है, प्रोक्सिमल कन्वर्टर ट्यूबुल पे काम करके। उसका एग्जांपल क्या है, एस्टाजोलामाइड, मोस्ट कॉमनली यूज होता है। जो लोग क्लिनिकल जा रहे हो ना, एस्टाजोलामाइड, उसका नाम है डाइमॉक्स, ब्रांड नेम है डाइमॉक्स, ये मोस्टली यूज होता है। तो आप लोग को ये पता है, तो आप लोग को जो लोग भी आप लोग क्लिनिकल जा रहे हो, क्लिनिकल सेटिंग में फार्माकोलॉजी अलग है, हम लोग पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी अलग है, अलग लगेगा, क्योंकि आप लोग उधर जाएंगे तो आप डॉक्टर जो है ब्रांड नेम लिखेंगे, आप लोग को डाइमॉक्स लिख लेंगे, आप लोग पढ़ के आओगे एस्टाजोलामाइड। ये मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होता था, मैं जब नया नया क्लिनिकल सेटिंग में गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो कुछ अलग है कि नहीं। आप लोग हर टाइम क्या याद रखना, ट्रेड नेम याद रखना, ट्रेड नेम को समझ के, मैकेनिज्म समझ के करना। ब्रांड नेम तो कोई मैं होगा तो मेरे गर्लफ्रेंड के नाम पे मेडिसिन रख लूंगा। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप लोग को पैरासीटामोल पता है, ट्रेड नेम है। डोलो पता है, डोलो 650 ब्रांड नेम। मैं अभी एक कंपनी खोलूंगा, जो मेरा जो गर्लफ्रेंड नाम होगा, मैं उसके गर्लफ्रेंड के नाम से, मेरा गर्लफ्रेंड के नाम से मैं क्या बनाऊंगा ना, पैरासीटामोल बनाऊंगा, तो मैं मेरा गर्लफ्रेंड के नाम से दे दूंगा इतना 650 ये वाला दे दूंगा। समझ में आ रहा है? तो ये है ब्रांड नेम और ट्रेड नेम। ट्रेड नेम मतलब जो ऑल वर्ल्ड में समझेंगे, एस्टाजोलामाइड बोलने से अमेरिका में समझ में आएगा, डोलो 650 बोलने से आप लोगों को समझ में, किसी को समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो ब्रांड नेम क्या है, ट्रेड नेम क्या है, ये चीज हमेशा जाके देखना। क्लिनिकल सेटिंग में जो भी अभी क्लिनिकल सेटिंग में जा रहे हो, जो भी मेडिसिन लिख रहे हैं डॉक्टर, प्रेस्क्राइब क्या मेडिसिन दिए हैं उसको देखना, ब्रांड नेम लिखे हैं तो उसका कंपोजिशन जानने के लिए ट्राई करना। नहीं हो रहा है तो जो भी समझ में नहीं आ रहा है, जहां पे भी आप प्रॉब्लम में हो, आप लोग क्या करें, बिना हिचकिचाए, बिना हिचक आप लोग कमेंट कर दीजिए, कमेंट कीजिए क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, हम लोग उसका आंसर देने के लिए 24/7 खड़े हैं आपके साथ। आप लोग क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ लूप डायरेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपको बता चुका हूं। लूप डायरेटिक्स असेंडिंग लूप ऑफ फैलने में कैसे रीअब्जॉर्प्शन को रोक लेता है। आप लोग को लूप डायरेटिक्स का इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट और उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कितना टाइम होता है, उसका नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी है, उसी को ही हम लोग आज पढ़ेंगे। कभी अगले वीडियो में हम अदर डायरेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी चलो पढ़ते हैं लूप डायरेटिक्स।
तो आप लोगों को मैं रूट रेडियस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पहले बोल चुका हूं, सिर्फ लिख दे रहा हूं। रूट रेडियस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? लूप डायरेक्टिक्स इट इनहिबिट द सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन in the ascending loop of Henle by acting on sodium potassium co-transporter। ठीक है, जो समझ में आया उसी को ही इंग्लिश में लिखना है, कुछ जरूरत नहीं है आप लोग को क्या रट्टा मारने की, कुछ जरूरत नहीं, जो समझे उसी को आप लोग को लिखना है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो मैं पहले बोल चुका था। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेशन। पहले से जब समझाया था आप लोग को, मैं इंडिकेशन शायद बोल रखा था कि कौन सी केसेस में देंगे, कौन सी केसेस में आप लोग को देना है, कौन सी केसेस में देना है। यूरिन को डबल करके बॉडी में हाइपरटेंशन को ठीक करना है, क्योंकि हाइपरटेंशन कैसे होता है? बॉडी में जब फ्लूइड्स ज्यादा होता है, जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, केमिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा केमिस्ट्री भी इसको याद करो। तो क्या है? हाइपरटेंशन केसेस में देंगे। सेकंड किसके केसेस में देंगे? हाइपरवोलेमिया केसेस में देंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में भी क्या होता है? हाइपरवोलेमिया होता है, तो हार्ट फेलियर में भी देंगे। मैं बता सकता हूँ कि हार्ट फेलियर में आप लोगों को समझ सकता हूँ कि कैसे हाइपरवोलेमिया होता है, लेकिन ये हार्ट फेलियर इटसेल्फ इज अ 2 आवर्स टॉपिक। समझ में आ रहा है? तो उसको इतना डिटेल्स पढ़ाना यूट्यूब क्लासेस में बहुत तकलीफ होता है, फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। और कौन सी केसेस में दोगे? एडिमा हो गया बॉडी में, उस केसेस में दोगे। और कौन सी केसेस में दोगे? एसाइटिस हो गया। एसाइटिस क्या है पता है? फ्लूइड एक्युमुलेशन इन द कैविटी। जो क्रोनिक अल्कोहलिज्म केसेस में होता है उनके केस में एसाइटिस हो जाता है। एसाइटिस कैसे होता है? एक मैकेनिज्म है, आप लोग किसी और एक वीडियो में हम लोग बता देंगे एसाइटिस कैसे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बॉडी में क्यों एडिमा होता है, एडिमा कैसे होता है, बॉडी में फॉर्मेशन एडिमा, यहाँ पे आप लोग को एडिमा हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब मैकेनिज्म हम लोग पढ़ाएंगे। तो आप लोग सिर्फ अभी याद रखिए एसाइटिस मतलब फ्लूइड एक्युमुलेशन इन द कैविटी, वो केसेस में हम लोग क्या देते हैं? डायरेक्टिस देते हैं। कैसे एसाइटिस होता है आप वो टॉपिक हम लोग कभी लिवर डिजीज हो गया उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, और क्या है? और कौन सी केसेस में हम लोग देते हैं? पुल्मोनरी। पुल्मोनरी एडिमा में भी क्या होता है? लंग्स के कैविटी में एक्युमुलेशन हो जाता है। आप लोग को समझ में आ गया क्या क्या कौन सी केस में इंडिकेटेड है? अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द लूप डायरेक्टिक्स। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कौन सी केसेस में नहीं देंगे। पहले क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब एलर्जिक रिएक्शन। जो मेडिसिन लेने से आपको एलर्जी होता है, आपको पता है, एक खाने से आपको एलर्जी हो रहा है, अगली बार एक खाएंगे। चाउमीन खाने से आपको एलर्जी हो रहा है और अगली बार चाउमीन खाएंगे नहीं खाएंगे। तो डायरेक्टिक्स देने से आप लोग को एलर्जी हो रहा है, तो क्यों और एक बार डायरेक्टिक्स देना है? लूप डायरेक्टिक्स के जगह कोई और डायरेक्टिक्स दे देंगे, थायराइड डायरेक्टिक्स दे देंगे, उसमें पोटेशियम स्पेरिंग डायरेक्टिक्स दे देंगे, कार्बोनिक एसिड है एनहाइड्रेट दे देंगे, तो कुछ भी दे सकते हैं ना, तो इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और कौन सी केसेस में? हाइपर यूरेसेमिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है हाइपर यूरेसेमिया। आपको मैं बता रहा हूं यूरिक एसिड कौन सी केस में ज्यादा होता है? गाउट के केसेस में ज्यादा होता है। हाइपर यूरेसेमिया क्या होता है? प्यूरिन और pyrimidine का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोटीन का हमेशा एक एंड प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या होता है? जब यूरिक एसिड और यूरिया कहां से निकलता है? यूरिन कहीं से निकल जाता है। लेकिन क्या होता है ना, बॉडी में जब हम लोग डायरेक्टिक्स देते हैं, डायरेक्टिक्स क्या करता है? रीएब्जॉर्प्शन करता है। सोडियम और पोटेशियम को जो पंप होता है उसमें क्या करता है? सोडियम और पोटेशियम को एक्सक्रीट करके, फ्लूइड को एक्सक्रीट कर देता है। एक्सक्रीट करके क्या करता है? यूरिक एसिड को रीएब्जॉर्ब कर लेता है। तो बॉडी में क्या होगा? मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में इंक्रीज होगा। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट इंक्रीज होने से क्या होगा? यूरिक एसिड बढ़ेगा। यूरिक एसिड बढ़ने से हाइपर यूरेसेमिया होगा। हाइपर यूरेसेमिया कौन सी केसेस में होता है? गाउट में होता है, ये याद रखना।
सिर्फ गाउट में ज्यादा हो रहा है तो ऑलरेडी हाइपरयूरेसिमिया है, तो हम लोग लूप डायरेटिक्स देने से क्या होगा, लूप डायरेटिक्स देने से हाइपरयूरेसिमिया होता है, लेकिन फिर भी पेशेंट का बॉडी में पहले से हाइपरयूरेसिमिया है, आप लोग खा चुके हैं, हम लोग फिर से खाना देंगे तो क्या वोमिटिंग होगा, तो हाइपरयूरेसिमिया है, तो उसमें लूप डायरेटिक्स को अवॉइड करना है। समझ में आ रहा है? अभी क्या है और कौन सी केसेस में हो गया, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन केसेस में भी ये थोड़ा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है। समझ में आ गया? अब क्या है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट को मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, फिर भी आप लोगों को समझा दूंगा कि क्या क्या साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट क्या है, मैं बोला सोडियम और पोटेशियम को निकल देता है। सोडियम क्या है, हाइड्रोफिलिक है, फिलिया मतलब लव प्यार, वो है क्या फिलिया, तो सोडियम क्या है हाइड्रोफिलिया। जब हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिया मतलब लव, जब वाटर चला जाएगा उसके साथ पीछे पीछे कौन चला जाएगा, सोडियम। तो बॉडी में जब डायरेटिक्स देने से वाटर निकलेगा तब क्या निकलेगा बॉडी से, सोडियम भी निकल जाएगा, पोटेशियम भी निकल जाएगा, तो क्या होगा साइड इफेक्ट, हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम कम हो जाएगा बॉडी में। सेकंड क्या होगा हाइपोकैलेमिया, और क्या होगा बॉडी में डिहाइड्रेशन, ज्यादा होने से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पेशेंट को कॉन्फ्यूजन लगेगा। ये सब क्या होता है लूप डायरेटिक्स का साइड इफेक्ट होता है। तो हम लोगों ने क्या किया ना, साइड इफेक्ट देख लिया, इंडिकेशन देख लिया, कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लिया, उसका क्लासिफिकेशन देख लिया, उसका मैकेनिज्म एक्शन देख लिया। सिर्फ अभी लूप डायरेटिक्स का क्या है, सिर्फ फार्माकोकाइनेटिक्स है और नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी है। ये दो चीज हम लोग पढ़ लेते हैं और टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे। अभी क्या है हम लोग का फार्माकोकाइनेटिक्स। आप लोग को फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेटिक्स, बायोअवेलेबिलिटी और क्या होता है फास्ट प्लस मेटाबॉलिज्म, ये शायद आप लोगों को पता होगा, इसलिए मैं और डिस्क्राइब उसके बारे में नहीं कर रहा हूँ। हाफ लाइफ, ये सब आप लोग टर्मिनोलॉजी बताना चाहिए, सिर्फ नर्सिंग टर्मिनोलॉजी का खेल है और कुछ नहीं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है। ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब कितना टाइम लगता है मेडिसिन को काम करना, ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना टाइम तक मेडिसिन काम करता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, और क्या है मेटाबॉलिज्म कहां पे होता है और एक्सक्रीशन कहां पे होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आप लोग को ये पता होना चाहिए। तो ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होता है ना, आप आईवी दे रहे हैं तो ये 2 to 5 मिनट का होता है ऑनसेट ऑफ एक्शन, अब मैं टैबलेट दे रहे हैं 30 मिनट का होता है, ठीक है। और क्या है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, क्या है कितना टाइम तक रहता है, 6 to 8 घंटे रहता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, एक्सक्रीशन किडनी से होता है, और ब्रेस्ट मिल्क से भी एक बार होता है, इसलिए लैक्टेशन में क्या है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। 6 to 8 आवर है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ऑनसेट ऑफ एक्शन 2 to 5 मिनट है। और क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है फार्माकोकाइनेटिक्स के बाद नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक नर्स है, आपका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पेशेंट को डायरेटिक्स दे रहे हैं, डायरेटिक्स देने के बाद क्या क्या आप लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पहला पेशेंट का वाइटल्स मॉनिटरिंग करना। वाइटल्स मतलब हार्ट रेट मॉनिटरिंग करना, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करना, और क्या मॉनिटरिंग करना, उसका रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग करना। क्यों करना, क्योंकि पेशेंट का जब डायरेटिक्स देते हैं तो बॉडी से फ्लूइड रैपिडली यूरिन के साथ निकल जाता है, तो पेशेंट का क्या है ब्लड प्रेशर हाइपोवोलेमिया होकर हाइपोटेंशन होने का चांसेस है, आप लोग के मॉनिटरिंग करना है पहला। सेकंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है, हाइपोनेट्रीमिया होता है, हाइपोकैलेमिया होता है। हाइपोनेट्रीमिया 130 सोडियम का लेवल 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 125 से कम होने से एसएससी साइन चिन्ह होता है, सोमनोलेंस, सीजर, कोमा होने का चांसेस है, सीजर आने का चांसेस है, आप लोग वो मॉनिटरिंग करना है। सेकंड के थर्ड क्या मॉनिटरिंग करना है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग करना है। ब्लड प्रेशर कम होने से हार्ट रेट क्या होगा ज्यादा होता है, आप लोगों को पता है ना ब्लड प्रेशर किससे कम होने से हार्ट रेट किससे ज्यादा होता है। कार्डियोवास्कुलर टॉपिक जब लाएंगे उसको खोल के रख देंगे, किससे हाइपरटेंशन के साथ, कैसे ब्लड प्रेशर के साथ, कैसे हार्ट रेट का क्या कनेक्शन होता है आपको समझा देंगे। तीसरा क्या है, पेशेंट को हर टाइम याद रखना डायरेटिक्स को रात को 10 बजे नहीं देना है। रेगुलर पेशेंट है तो नहीं देना है, क्योंकि नहीं देना है कि ऑनसेट एक्शन 30 मिनट के बाद, आप लोग रात 12 बजे पेशेंट को डायरेटिक्स दे रहे हैं, रात को क्या होगा आधा घंटे में फिर मुतले जाएगा, होगा फिर सुसु करने, भाई फिर सिस्टर जाना है, फिर भाई फिर जाना है,
समझ में आ रहा है? तो पेशेंट को इरिटेट नहीं होना चाहिए। पेशेंट आईसीयू पेशेंट है, कैथेटर हुआ है, आप लोगों को डायरेक्टिक्स दे देना है, कुछ टेंशन लेने का नहीं। ये पेशेंट रेगुलर पेशेंट है, डायरेक्टिक्स ले रहा है, उसको रात को टैबलेट नहीं देना है, हर टाइम सुबह डायरेक्टिक्स 6 AM को देते हैं। जो क्लिनिकल जा रहे हो थोड़ा देखो कौन सी मेडिसिन कहाँ पे देते हैं, क्यों देते हैं। जो भी समझ में नहीं आ रहा है आप लोग हम लोग के साथ कॉन्टैक्ट करो। नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी समझ में आ गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुबह 6 बजे देते हैं डायरेक्टिक्स का टैबलेट, समझ में आ गया। और क्या है, कौन सा डायरेक्टिक्स दे रहे हो आप लोग को मेंशन करके रखना है। और पेशेंट का इनटेक आउटपुट चार्ट को मॉनिटरिंग करना है। डायरेक्टिक्स दे रहे हो तो कितना इनटेक हो रहा है, कितना आउटपुट हो रहा है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। क्लिनिकल जा रहे हो और केस प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो केस स्टडी कर रहे हो तो केस प्रेजेंटेशन में केस स्टडी में रहता है इनटेक आउटपुट चार्ट, वो समझ लो क्यों इनटेक आउटपुट चार्ट रहना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जब आप क्लिनिकल साइड में जाओगे। थ्योरी बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस करके देखो, बहुत मजा आएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। मैं डायरेक्टिक्स का क्या है बता दिया, मैकेनिज्म बता दिया, क्लासिफिकेशन बता दिया। लूप डायरेक्टिक्स के बारे में हम इंडिकेशन पढ़ लिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ लिए, साइड इफेक्ट पढ़ लिए, फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ लिया, नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी पढ़ लिया। तो इतना ही के साथ हम लोग का डायरेक्टिक्स का पहला पार्ट हम लोग का धीरे धीरे पार्ट 2 पार्ट 3 करके थायराइड डायरेक्टिक्स और अदर डायरेक्टिक्स आएंगे। तो ये पहला पार्ट है, हम लोग डायरेक्टिक्स का अगले पार्ट में भी पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। हम लोग ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है, एक डिमांडिंग टॉपिक था, डिमांडिंग टॉपिक इसलिए हम लोगों ने ये वीडियो किया। और हम लोग का जो भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि कौन सा एम्स में निकल रहा है, कौन एसएनओ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी आ रहा है, कि कौन सा कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग के साथ फेसबुक जो है और इंस्टा का जो लिंक है हम लोग का नीचे मिल जाएगा आप लोग का लिंक, वो आप लोग इंस्टाग्राम में और फेसबुक में हम लोग को फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने आप लोग को इन्फॉर्मेशन आपके पास में जब भी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा हम लोग पोस्ट कर देंगे इंस्टाग्राम के पोस्ट के जरिए में आपके साथ पहुंच जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो इंस्टाग्राम में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और इस टॉपिक को लेकर और कुछ डाउट रहा तो आप लोग अदर बुक से पढ़िए, बुक समझ नहीं आ रहा है आप लोग हम लोग को पर्सनल भी आप लोग भेज सकते हैं, क्या डाउट है, कौन सा समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा समझ में आ रहा है। तो इतना ही के साथ हम लोग टॉपिक को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।